हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी फ़र्स्ट बुक रेनबो से जो फर्स्ट लेसन है वाटर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि वाटर लेसन को सीवी रमन के द्वारा लिखा हुआ है। इस लेसन में मेनली सीवी रमन वाटर कंजर्वेशन की थीम को शो करते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स को रखते हुए वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट पर वो फोकस करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इंडिया में वाटर कंजर्वेशन का जो मेजर इम्पैक्ट है वो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वाटर, वो आई थिंक आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में भी ये सेम चैप्टर जो है वो दिया हुआ है, सेम डिटेल्स दी हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है उनको प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। और अगर रिपीटेशन की बात करूं तो चैप्टर रिपीट क्यों किया गया है, तो आप जान सकते हैं कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कॉमन सब्सटेंस है जो हर तरह की डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन की नेसेसिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी हो, इस पर्पज़ से इस चैप्टर को क्लास 12th में भी एज इट इज़ रखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है सीवी रमन के द्वारा लिखा हुआ है। अब अगर सीवी रमन की बात करें तो इनका पूरा नाम जैसा आप जानते हैं प्रोफेसर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है वो एक इंडियन फेमस साइंटिस्ट है और उनको फिज़िक्स के एक थ्योरी के लिए, जिसका नाम आपने पढ़ा है रमन इफ़ेक्ट के लिए, इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये अपने आइडियाज़ को यहाँ रखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इंडिया में वाटर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सॉइल इरोजन क्या है और वाटर की नेसेसिटी क्या है, वाटर के मॉडर्न यूजेस क्या है, वाटर के जेन्युइन और जो ट्रेडिशनल यूजेस हैं वो क्या है। तो इस तरह से अपने आइडियाज़ को इस चैप्टर में मेनली शो किया हुआ है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने मेजर पॉइंट्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में टेक्सचुअल फॉर्म में आगे दिए हुए हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने मेनली इंक्लूड किया है। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह के आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर रखें दिमाग में कि दिस इज़ नॉट ए स्टोरी, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इस चैप्टर को एक ऐसे के फॉर्म में इसको एक निबंध के फॉर्म में यहाँ पर सीवी रमन ने रखा है, जिसमें सीवी रमन का पर्सनल एक्सपीरियंस और उनकी आइडियाज़ दिए हुए हैं, किस तरह के सजेशन, किस तरह की चीज़ें वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं वाटर को लेकर के, वाटर की प्रॉब्लम्स को लेकर के, रेनफॉल वाटर को लेकर, सीजनल वाटर, रिवर वाटर। तो उन सभी आइडियाज़ को यहाँ पर कंक्लूड किया हुआ है। अलग अलग जगह हम अलग अलग तरह की बातें पढ़ते हैं, कहीं पर वाटर की यूजेज बताए हुए हैं तो कहीं पर कुछ एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया ताकि आप इजीली समझ सकें कि चैप्टर में कौन कौन सी बातें इंक्लूड की हुई है। तो सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन अगर आपको बताऊं तो इजिप्ट का यानी मिस्र का एक डिटेल दी हुई है कि एक लीबियन डिज़र्ट है, यानी एक लीबियन डिज़र्ट और इजिप्ट, इन दोनों के बारे में सिंपली बताया हुआ है कि सपोज़ ये इजिप्ट है और इस तरफ जो है वो लीबियन डिज़र्ट है। अब डिफरेंस क्या है कि मिस्र के यहाँ से बीचों बीच से रिवर नील निकलती है, इस तरफ जो है वो डिज़र्ट है। डेज़र्ट आप जानते हैं कि एक बैरन लैंड होती है, एक रेगिस्तान होता है। तो सिंपली वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर था, यानी यहाँ सेंटर में खड़ा था। कभी वो अपनी विजिट के दौरान उन्होंने ऐसा देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वो यहाँ पर खड़े थे इस सेंटर वाले पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर खड़े होकर के वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक एरिया जो है, यानी इस तरफ वाला है, मिस्र वाला जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ एक सिविलाइजेशन है, ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं और भी तरह की ऐसे लिविंग एक्टिविटीज़ हैं जिनको वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बट ऑन अदर हैंड लीबियन डिज़र्ट को अगर देखें तो दिस इज़ लाइक ए बिलोइंग सैंड या सी ऑफ बिलोइंग सैंड, कि वहाँ पर एक मिट्टी का एक समुद्र की तरह है, या कह सकते हैं कि चारों तरफ एक बैरन लैंड पड़ी है, वहाँ पर केवल मिट्टी दिखाई देती है। तो सिंपली वो एक क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं कि इन दोनों एरियाज़ में अगर डिफरेंस है कोई चीज़ का तो वो डिफरेंस क्या है। तो सिंपली सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एक एरिया जो पॉपुलेटेड है
डेंसली पॉपुलेटेड है, लिविंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर है। एक एरिया जहाँ वेजिटेशंस है और एक एरिया ऐसा जहाँ पर कम्प्लीटली डेजर्ट एरिया है, बेरन लैंड है। तो दोनों में डिफरेंस किस वजह से होता है? तो सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है वो पानी की वजह से, वाटर की वजह से होता है। तो सिंपली वो ऐसा बताते हैं। तो इस तरह से एक वो पहले पैराग्राफ में एक हिंट दिया हुआ है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है, रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, कि वाटर को ही सीवी रमन मानते हैं कि जीवन का जो सच्चा अगर एलिक्सर है, अगर कोई अमृत है, एलिक्सर बोलते हैं जो डिवाइन वाटर, आई मीन अमृत। तो सीवी रमन कहते हैं कि वाटर इज़ द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ। जो समुद्र मंथन से या जो हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि कुछ ऐसा अमृत दिया हुआ था या ऐसा एक डिवोशनल या एक डिवाइन वाटर दिया गया जो एक पर्सन को इमोर्टल बनाता है, तो सीवी रमन का ऐसा मानना है कि रियल में ऐसा कोई डिवाइन इमोर्टल वाटर या डिवाइन वाटर नहीं होता है। जो रियल एलिक्सर है हमारे पास वो वाटर है जो रियल एनी टाइम हमारे आसपास ही होता है, या हम देख सकते हैं कि हम हर डेली एक्टिविटी में उसी अमृत का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाटर को ही रियल एलिक्सर कहते हैं। तो सिंपली अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पुटअप किए कि वाई डिड वाटर इज़ कॉल्ड रियल एलिक्सर बाय सीवी रमन, तो सिंपली कह सकते हैं कि वाटर इज़ द पार्ट ऑफ आवर डेली बेसिस लाइफ या डेली लाइफ, सो अकॉर्डिंग टू सीवी रमन इट इज़ द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो सिंपली आप अपने जिस तरह के सिलेबस में जो बातें दी हुई है उसकी बेस पर हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो बताते हैं कि लोग व्यर्थ में ही इस तरह की एक अमृत की, एक डिवाइन वाटर की खोज करते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते कि जो रियल एलिक्सर है वो उनके आसपास ही है, यानी वाटर को ही वो रियल एलिक्सर मानते हैं। उसके बाद वो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि लीबियन डिज़र्ट और इजिप्ट का जो, या इजिप्ट वैली, नील नदी की जो घाटी वाला इलाका है, उन दोनों में डिफरेंस किस वजह से है? तो डिफरेंस सिंपली ड्यू टू वाटर, पानी की वजह से है। इसी तरह से कुछ आगे के पैराग्राफ्स में अलग अलग डिटेल दी। तो कुछ पैराग्राफ, जैसे स्टार्टिंग के 1 से 2 पैराग्राफ की कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं कि रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन लीबियन डिज़र्ट एंड वैली ऑफ नील, कि पहला जो पैराग्राफ उसमें रीजन बताया हुआ है या रीजन पूछा गया है कि लीबियन डिज़र्ट और वैली ऑफ नील के बीच में जो एक डिफरेंस देखा जाता है उसका मेन रीज़न क्या है? तो वाटर ही है। सिंपली जब अपन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस, एक रेगिस्तानी इलाका है जबकि एक ऐसा ग्रीनरी वाला पॉपुलेटेड इलाका है, तो दोनों में डिफरेंस पानी की वजह से ही है। उसके बाद दूसरा बताएं तो नील रिवर जो है ब्रिंग्स फाइनेस्ट सिल्ट विद इट्स वाटर, कि नील नदी जो है वो अपने पानी के साथ में फाइनेस्ट सिल्ट लेकर आती है। सिल्ट एक ऐसा वर्ड है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान करके अच्छे से इसको समझेंगे। सिल्ट इज़ अ शॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स, हिंदी में अगर अपन इसको बोलें तो हल्के हल्के छोटे कणों से जो एक उपजाऊ मिट्टी या गाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो पानी के साथ नदी के किनारे पे लाई जाती है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के पूरे फॉर्म को सिल्ट कहते हैं। तो सिल्ट के लिए कि नील जो रिवर है वो क्या करती है? ब्रिंग्स फाइनेस्ट सिल्ट विद इट्स वाटर, वो अपने पानी के साथ में फाइनेस्ट सिल्ट लाती है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि नील नदी के आसपास जो ग्राउंड एरिया है वहाँ पर अच्छी फसल या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है या अच्छी फसल होती है, तो उसका रीज़न सीधा सा है रिवर नील, कि रिवर नील अपने पानी के साथ ऐसा कुछ सिल्ट या ऐसे कुछ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स लेकर आती है, जिन पार्टिकल्स की वजह से वो एरिया जो है वो पूरी तरह से फर्टाइल एरिया है, यानी एक उपजाऊ एरिया है। उसके बाद में इसी पैराग्राफ में सिंपली ये बताया है कि द होल इजिप्ट इज़ द क्रिएशन ऑफ रिवर नील, कि पूरा जो मिस्र है वो भी नील नदी की ही एक क्रिएशन है, यानी नील नदी की वजह से ही एक मिस्र का एग्जिस्टेंस है या वहाँ पर सभ्यताएं हैं। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि रियल में नील नदी जो है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से एक मिडिल जो अफ्रीकन एरिया है, एबिसीनिया है, उस तरह के कुछ इलाकों से वो अपने साथ पानी के या अपने पानी के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स को लेकर आती है जो मिस्र को या क्रिएट करते हैं, या जिनकी पार्टिकल्स है वो मिस्र के लैंड को या मिस्र के जो ग्राउंड एरिया है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको सॉलिड बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 2 पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में आप समझेंगे कि पहले में तो रीजन बताया हुआ है एक एग्जांपल दे करके, और दूसरे में ये बताया है कि अपने पानी के साथ जो रिवर है वो सिल्ट लेकर के आती है। अगला पॉइंट आप पढ़ें, वाटर हैज़ शेप्ड द अर्थ्स हिस्ट्री, कि पानी जो है
उसके बारे में ऐसा कहते हैं वो कि वो अर्थ की हिस्ट्री को आकार दे चुका है। यानी पानी की वजह से ही या पानी के सोर्सेज की वजह से रिवर्स, पॉन्ड्स या सीज़, इनके आसपास ही जो है वो सिविलाइजेशंस क्या होती हैं, पनपी हैं। तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है उसने अर्थ की हिस्ट्री को या कोर्स ऑफ हिस्ट्री को एक आकार दिया है। वाटर एड्स ब्यूटी टू कंट्री साइड, कि पानी जो है वो कंट्री साइड में, यहाँ कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो है वहाँ की सुंदरता को भी ऐड करता है। यानी पानी जो है वो सुंदरता को ऐड करता है, कहाँ पर, ग्रामीण एरिया में। तो जहाँ पॉन्ड्स होंगे, जहाँ रिवर्स होंगी, जहाँ वाटर सोर्सेज होंगे, वहाँ पर नेचुरल सीन्स होंगे, वहाँ सनराइज़ और सनसेट्स के जो सीन होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। एनिमल्स जो हैं वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच कर पाएंगे, अपने प्यास को बुझा पाएंगे। तो इस तरह के दृश्य सिंपली देखे जा सकते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी को अगर बढ़ाने का कोई काम करता है तो वो कौन करता है, वाटर करता है। यहाँ इस पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल ऐसा भी दिया हुआ है कि जब आप ऊपर से जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो वाटर टैंक्स होते हैं, वो लैंडस्केप के आइज़ के फॉर्म में दिखते हैं। कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो भूदृश्य है, उसकी वो आइज़ की तरह दिखते हैं। जैसे कि वो पानी के पॉन्ड जो है वो उस लैंड के या उस लैंडस्केप के क्या है, आइज़ है। तो ऐसी कंपेरिजन की हुई है। थर्ड पॉइंट इसमें, वाटर टैंक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो पानी की जो टैंक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मोस्टली कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, वेयर एग्रीकल्चर इज़ फुली बेस्ड ऑन सीजनल रेनफॉल, आई मीन जहाँ पर पूरी खेती, पूरी एग्रीकल्चर किस पर बेस्ड होती है, इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से हमारे सीजनल रेनफॉल पर या वाटर टैंक्स पर डिपेंड होती है। तो वाटर टैंक्स का इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा कि वाटर टैंक्स का इंडिया में इंपॉर्टेंस क्या है। तो वी कैन आंसर दैट वाटर टैंक प्लेज a very important role in Indian agriculture because most of rice and other crops were grown in these sort of टैंक्स या विद द हेल्प ऑफ दीज टैंक्स। यानी इन टैंक्स की हेल्प से या इन टैंक के आसपास जो है वो क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मोस्टली राइस वगैरह को यहाँ पर उगाया जाता है। सो वी कैन से दैट द वाटर टैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगला जो पैराग्राफ उसमें आप देखेंगे, वाटर हैज़ रिमार्केबल पावर टू कैरी सिल्ट। अब पानी की बातें की गई है, पहले मिक्सचर का उनका एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद में पानी का कुछ जो यूज़फुल बातें हैं या पानी की जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर बताई हुई है। फिर आगे बताता है कि पानी के अंदर, ये जो पैराग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि वाटर हैज़ ए रिमार्केबल पावर टू कैरी सिल्ट, या कैरी हैवी पार्टिकल्स और लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो पानी के अंदर एक रिमार्केबल पावर होती है। वो पावर कौन सी होती है, कैरी सिल्ट यानी अपने साथ मिट्टी या गाद को लाने की, या हैवी पार्टिकल्स को लाने की। तो पानी का जो फ्लो होता है वो अपने साथ छोटे छोटे कणों के अलावा बड़े कणों को भी अपने साथ लेकर के क्या करता है, चलता है। तो इस वजह से जो पानी का कलर होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप लैंड के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग पानी का रंग जो है वो चेंज होता रहता है। और वो वाटर का कलर धीरे धीरे उस एरिया से निकलने के बाद सी एरिया तक पहुंचने, यानी समुद्री एरिया तक पहुंचने के दौरान उसका कलर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो जाता है। तो पहला बताया, वाटर हैज़ द रिमार्केबल पावर टू कैरी सिल्ट, कि पानी के अंदर मिट्टी को या फिर जो हैवी पार्टिकल्स है, भारी भरकम कण है, उनको ले जाने की एक पावर होती है, उनके अंदर एक शक्ति होती है पानी के अंदर। और जब इसका एक प्रोसेस बताया हुआ इसी पैराग्राफ में, कि अगर आप सपोज़ कोई स्टीमर से या किसी बोट से एक रिवर से सी तक जाते हैं, यानी एक नदी से होते हुए और उस एरिया तक जाते हैं जहां नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो जब उस एरिया में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नदी का जो पहले कलर था वो ब्राउन था या मडी ब्राउन था, फिर वो ग्रीन हो जाता है, और उसके बाद जिस तरह से लास्ट में वो समुद्र में जाके मिलता है तो वहाँ जाकर के वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरह से वाटर के जो कलर है वो अलग अलग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग या जो इन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वाटर लेवल पर, अलग अलग ग्राउंड एरिया पर वो पानी चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो पानी का कलर है वो चेंज होता रहता है। इसी पैराग्राफ में एक सिल्ट फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन दिया कि सिल्ट का निर्माण कैसे होता है। तो सिल्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि सिल्ट को हिंदी में गाद कहते हैं, यानी ऐसी उपजाऊ मिट्टी जो नदी के द्वारा या नदी के पानी के द्वारा लेकर जाई जाती है। तो अब आप सोचो कि नदी का जो फ्लो होता है वो जब फास्ट होता है तो नदी अपने साथ पानी के जो प्रवाह है या पानी का जो फ्लो है उसके साथ कुछ ऐसे कणों को लेकर के और वो समुद्र के पास में जाती है, समुद्र में गिरती है। तो
जहाँ वो गिरती है उसके आसपास कुछ ऐसी उपजाऊ लैंड या ऐसी मिट्टी होती है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा कि सिल्ट फॉर्मेशन क्या है। तो जब वाटर अपने फ्लो के साथ कुछ छोटे और बड़े कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है तो उस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, इसको आप अच्छे से रीड आउट भी करेंगे। अब इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि सोचिए जब पानी का फ़्लो तेज़ होगा, पानी का प्रवाह तेज़ होगा, तो फिर फ़्लो की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव आना, फ्लड होना, इस तरह की सिचुएशंस आएंगी। तो उससे हमारी एग्रीकल्चर को किस तरह का नुकसान होता है, किस तरह का हार्म होता है, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगला पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव की समस्याएं। तो ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ रिवर वाटर, हैवी फ्लो ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर या फिर रिवर वाटर जो होता है, जो काफ़ी फ्लो के साथ बहता है, उस वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स आती है। अब इनको अगर अपन देखें तो एक ही पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इनके कोजेज़ भी बताए हैं और उनके मेजर्स भी बताए हैं कि मिट्टी के कटाव का, सॉइल इरोजन का मुख्य जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है। तो हम खुद समझ सकते हैं कि जहाँ लैंड का स्लोप ज़्यादा होता है, जहाँ पानी का फ़्लो तेज़ होगा, यानी जहाँ पर लैंड ज़्यादा ढलवा होगी, जहाँ ढलान ज़्यादा होगा, वहाँ पर पानी का फ़्लो तेज़ होगा। जहाँ वेजिटेशंस नहीं होंगी, जहाँ पेड़ नहीं होंगे, जहाँ वनस्पतियाँ नहीं होंगी, तो वहाँ पर भी पानी का फ़्लो क्या होगा, तेज़ होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ एरियाज़ में ऐसे रेविन्स या गलीज़ या रट्स का बन जाना, गड्ढे बन जाना, तो उन गड्ढों के थ्रू या उनके अंदर से पानी का फ़्लो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो वो भी एक सॉइल इरोजन का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो कोज़ करती है। तो सिंपली इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं कि सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो किन कारणों से कोज़ होती है। तो उसमें पहला कारण है स्लोप ऑफ लैंड यानी जो ज़मीन है उसकी ढलान, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पतियों को हटाना। जब पेड़ काट ली जाएंगी, वनस्पतियाँ नहीं होंगी, तो पानी का फ़्लो जो है वो फास्ट होगा और उससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स बोलते हैं या गड्ढों के लिए, लंबे जो होल्स होते हैं उनके लिए बोला गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स का होना या ऐसे लंबे गड्ढे बन जाना जिनके अंदर से पानी काफ़ी तेज़ बहता है। अब्सेंस ऑफ एनी चेक, कोई रोकने की व्यवस्था या पानी को रोकने की कोई व्यवस्था न होना। सपोज़ जहाँ फ़्लो तेज़ है तो वहाँ डैम्स होने चाहिए, तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर नहीं होती है तो भी वाटर का जो फ़्लो है वो फास्ट हो जाता है और एक सीजनल रेनफॉल के टाइम पर काफ़ी बड़ी मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट जो है उसको देखा जा सकता है। तो मेनली यहाँ पर ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है, सीवी रमन कहते हैं कि सॉइल इरोजन का जो इम्पैक्ट होता है या सॉइल इरोजन जिस तरह से जिन स्टेप्स में होता है, यानी जिन जिन चरणों में मिट्टी का कटाव होता है, उन स्टेप्स को हम स्टार्टिंग में तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता है कि रियल में मिट्टी का कटाव हो भी रहेगा। लेकिन जब उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, जब हमारी एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल होती जाती है, तो फिर हमें समझ में आता है कि वाटर की फ़्लो की वजह से ही मिट्टी का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। तो ठीक ऐसे ही इनके कोजेज़ दिए हैं, ऐसे ही फिर इसके मेजर्स हो जाएंगे। तो कोई कहे कि मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को रोकने के मेन उपाय क्या क्या है। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो टू प्लांट अप्रोप्राइट टाइप्स ऑफ vegetation, to construct the dams, terracing lands। तो सिंपली कुछ ऐसे हिंदी में बताएं तो ज़मीन जो जहाँ उबड़ खाबड़ है उसको लेवल पे करना, डैम्स बनाना, पेड़ लगाना, छोटी छोटी वनस्पतियाँ लगाना ताकि पानी के फ़्लो को क्या किया जा सकता है, रोका जा सके। या फिर ऐसे टैंक्स या वाटर टैंक्स बनाना जो नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाते हों और जो वाटर को कंजर्व भी कर सकते हो काफ़ी टाइम तक के लिए। तो इस तरह से इसके मेजर्स भी इसी पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, बस इनका अपोजिट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो कोज़ है उन्हीं के अपोजिट वो उसके मेजर्स हो जाएंगे। अब ये तो बात हुई स्टार्टिंग की कि वाटर क्या है, वाटर का इजिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है, डिफरेंस का कारण क्या है, फिर वाटर किस तरह से पास्ट में अपना रोल एक अदा कर चुका है, किस तरह से हिस्ट्री को, सिविलाइजेशन को बनाने में वाटर का रोल रहा है, और नेचुरल ब्यूटी को कैसे बढ़ाता है, रूरल एरियाज़ में कैसे बढ़ाता है। तो रूरल एरियाज़ वाला जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि रूरल एरियाज़ में वाटर टैंक्स जो है वो इसलिए ब्यूटी बढ़ाते हैं क्योंकि उसके आसपास एनिमल्स आते हैं, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, दे क्वेंचेस
दे क्वेंच देयर थर्स्ट, वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। और इन वाटर टैंक्स के ऊपर से रूरल एरियाज़ में सनराइज़ और सनसेट के जो सीन्स होते हैं उनको देखना काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरह से वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो इन पॉइंट्स के बाद अब मेजर बात करते हैं कि वाटर के यूजेज क्या हैं। तो वाटर यूजेज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो वाटर यूजेज के बारे में देखो अपन बात करते हैं कि सीवी रमन कहते हैं कि वाटर के नेचुरल, इसको मैं जेन्युइन यूज़ कह दूं, ट्रेडिशनल यूज़ कह दूं, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि वाटर का जो जेन्युइन और ट्रेडिशनल यूज़ सबको पता है कि डेली एक्टिविटी में हम हर तरह के एक्टिविटीज़ में, हर तरह के काम में पानी का यूज़ करते हैं मेनली। इसके अलावा हम जो किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। तो मेनली शॉर्ट में मैंने लिखा है कि वाटर यूजेज ऑफ वाटर में ह्यूमंस के द्वारा पानी का यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, तो सबको पता है। इसी तरह से नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर, कोई जीवन पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ जो है वो विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है। इन इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, इन सब में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके कुछ जेन्युइन यूजेज दिए हुए हैं, इनको ट्रेडिशनल यूजेज भी कहते हैं, जो आप दे सकते हैं। तो इसको काफ़ी बना करके भी आप लिख सकते हैं कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल, इन एवरी स्पेशल काइंड ऑफ टास्क वाटर इज़ नेसेसरी, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, एग्रीकल्चर, एवरीवन या एवरीथिंग वांट्स वाटर। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है नेसेसिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर कंजर्वेशन की नेसेसिटी क्यों है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे लेसन का जो मेनली थीम है वो यही है कि वाटर को कंजर्व करना। तो सीवी रमन ये कहते हैं कि जब सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, पानी की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा, सीजनल वाटर की मेनली, कि जो सीजनल रेनफॉल होता है, जो साल में एक बार बारिश होती है 2-3 महीने 4 महीने, तो उस पीरियड में जो पानी होता है वो मोस्टली पानी जो है वो रिवर्स के थ्रू सी एरिया तक वापस चला जाता है। इसका मतलब हम उस पानी को कंजर्व नहीं कर पाते हैं और मेनली वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम देखते हैं कि समर में काफ़ी ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, हमारे बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कम्प्लीटली बेरन पड़े हैं। अगर वाटर को कंजर्व करें तो हम उन एरियाज़ को भी डेवलप कर सकते हैं, उन एरियाज़ को की जो लैंड है उसको हम फर्टाइल बना सकते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ वाटर क्यों, यानी पानी की कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि कुछ ऐसी टेक्निक बनाई जाए जो मिट्टी के कटाव को भी रोक सके और पानी को भी कंजर्व कर सके, यानी एक एक्शन से 2 काम हो सके, ऐसा इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में। सेव सीजनल रेनफॉल वाटर, तो सीजनल जो रेन वाटर है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए। यानी अब उसको कैसे बचाया जाए, तो सिंपली जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर कंजर्वेशन है, डैम्स बना करके, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना करके, वाटर टैंक्स बना करके हम जो सीजनल रेनफॉल है, सीजनल जो रेन वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। ऐसे ही बैरन लैंड कैन बी चेंज्ड, तो अगर आपके पास में कंजर्वेशन है वाटर का तो आप एक किसी जो बंजर ज़मीन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन सिस्टमेटिक प्लांटेशन, और वाटर कंजर्वेशन जो होता है वो प्लांटेशन के प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास में क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो आप इजीली प्लांटेशन का जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छे से उसको चला सकते हैं। तो वाटर, जैसा आप खुद भी अपने व्यूज़ लिख सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी इफ़ वी हैव ए टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इट कैन चेंज द बेरन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड। तो इस तरह की बातें हम सिंपली समझ सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन तो वैसे भी इस चैप्टर की थीम है, इसको आपको समझना है क्यों ज़रूरी है। लास्ट में पानी के कुछ वाटर के पानी के कुछ मॉडर्न यूजेस दिए हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए या मॉडर्न एज के डेवलपमेंट के लिए वाटर किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते उनके बारे में भी सीवी रमन ने एक साइंटिफिक आइडियाज़ यहाँ पर दिया है कि मेनली, जैसे एग्जांपल बताऊं कि हम लोग या हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो मोस्टली रेलवे पर, रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और सिंपली हम उनको डेवलप करने में भी लगे रहते हैं कि हम रोड्स को डेवलप करें, हम हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को या रेलवे को डेवलप करें। लेकिन क्या कभी हम सुनते हैं कि कुछ वाटरवेज डेवलप किए जा रहे हैं, कोई एक नई झील बना करके एक वाटरवेज एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में या एक टाउन से दूसरे टाउन के बीच में कुछ ऐसा वाटरवेज विकसित किया गया है। तो ये चीज़ें मतलब लोग सोचते नहीं हैं, और जब वाटर कंजर्वेशन होगा तो ये चीज़ें पॉसिबल है।
तो अगर मॉडर्न यूजेज की बात करूँ, देखो ट्रेडिशनल यूजेज और मॉडर्न यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको समझना। मॉडर्न यूजेज ऑफ वाटर में यहाँ सीवी रमन कहते हैं कि इंटरनल वाटर वेज को डेवलप करने में हम मॉडर्न वे के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं कि वाटर का अगर कंजर्वेशन होगा, वाटर के सोर्सेज होंगे, तो वी कैन डेवलप द इंटरनल वाटर वेज, यानी हम आंतरिक, यानी एक टाउन से दूसरे टाउन, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल वाटर वेज विकसित कर सकते हैं। यानी हम बोट से, हम जो स्टीमर्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं। और इस तरह की जो ट्रेवल होती है, इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी कॉस्ट कम आती है। तो सिंपली हम इंटरनल वाटर वेज को डेवलप करने में इसका मॉडर्न यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड बताया टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में, एक बिजली बनाने में भी पानी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब आपके पास पानी के सोर्सेज होंगे तो ही तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बना पाएंगे। जब आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा तभी तो आप जो टेप वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको थ्रू टेप, यानी आप नल से या किसी पाइप के थ्रू बाहर निकाल पाएंगे। तो इस तरह का इसमें एक यहाँ पर यूज़ बताया हुआ है। लास्ट में इम्प्रूव रूरल इकोनॉमी, कि अगर हमारे पास में वाटर का कंजर्वेशन है, वाटर के सोर्सेज है, तो हम जो रूरल एरियाज़ की जो इकोनॉमी है उसको भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सॉलिड होगी, कुछ टूरिस्ट प्लेस जो है वो डेवलप होंगे, और जब इस तरह की चीज़ें होंगी, ऐसे डेवलपमेंट होंगे, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक एक चीज़ें या एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सीवी रमन जो है वो इस पूरे चैप्टर में ऐसे कुछ आइडियाज़ देते हैं जिनकी मेन थीम है कि वाटर शुड बी कंजर्व, पानी का कंजर्व किया जाना चाहिए। और जिस तरह की वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सॉइल इरोजन है, चाहे और कोई प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जाए, उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो खोजा जाए। तो इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो यही है कि वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वाटर इज़ द रियल एलिक्जर ऑफ लाइफ, इट शुड बी कंजर्व। और यहाँ स्टार्टिंग में जो हम पढ़े ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड या इन पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि इजिप्ट में और लीबियन डिज़र्ट में अगर कोई डिफरेंस है तो वो किसकी वजह से है। इसके अलावा नेचुरल जो ब्यूटीज़ है उसको कैसे, या रूरल एरियाज़ की ब्यूटीज़ को वाटर सोर्सेज कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें पढ़ेंगे। तो मेनली चैप्टर के टाइटल से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर से रिलेटेड, वाटर के यूजेज, वाटर का कंजर्वेशन, इन सब के बारे में सीवी रमन यहाँ पर बात करते हैं। रिसेंटली हमने पढ़ा था कि जो कंपोजिशन टॉपिक होते हैं, स्पीच और आर्टिकल्स, वो मेनली ऐसे किसी करंट टॉपिक पर हो सकते हैं। जैसे सपोज ये एक टॉपिक है और आपको बोल दें यूजेज ऑफ वाटर पर आप स्पीच लिखें, आप एक आर्टिकल लिखें, तो सिंपली आप इसी तरह के जो आइडियाज़ हैं जो हमने पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, इन्हीं आइडियाज़ को इंक्लूड करके एक अच्छा स्पीच या एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जैसे आर्टिकल में हम ये पढ़ रहे थे कि सबसे पहले टाइटल डालो, टाइटल डालने के बाद राइट साइड में राइटर का नाम लिखो और उसके बाद हम उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पॉइंट्स में नहीं बना करके हम उसको पैराग्राफ्स में बना देंगे। हम वो टॉपिक का नाम, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन, वही बातें सब यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही लिख देंगे। ऐसे ही एक टॉपिक और हम पढ़ते हैं कि एक पैसेज या एक पैराग्राफ दिया होता है बड़ा, और उस पैराग्राफ या पैसेज के आपको क्या करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। तो सपोज ये कोई चैप्टर है, जब इस चैप्टर को आप पूरे को बुक में देखते हैं और उसको मान लो आप एक पैसेज मान लेते हैं कि ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक पैसेज है, और इस बुक के या इस चैप्टर के हमें नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स के लिए भी आप इन्हीं मेन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और जिस तरह का प्रोसेस नोट्स के लिए दिया हुआ है कि आप पहले मेन हेडिंग डालेंगे, फिर उसका सब हेडिंग डालेंगे, फिर सब हेडिंग डालेंगे, उससे पहले आप टाइटल डालेंगे और इसके अलावा उसकी समरी बनाएंगे। तो जब ये सब चीज़ें आपके क्लियर होंगी तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो नेचुरल जो टॉपिक्स होते हैं, वाटर से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग है, इनसे रिलेटेड डिटेल्स वैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर कंजर्वेशन का, इसलिए इसको 9th क्लास के अलावा दोबारा यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर वाटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है दोबारा से एक बार आप इसकी समरी को रीड आउट करें और चैप्टर को किसी गाइड की हेल्प से आप दोबारा से पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, वो सब चीज़ें जो है हम क्लियर हो जाएंगी। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा आइडियाज़ है। माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि ये स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे के फॉर्म में, एक निबंध के फॉर्म में लिखा हुआ पूरा चैप्टर है, जिसमें सीवी रमन के आइडियाज़ को प्रीफर किया हुआ है, उसको यहाँ पर राइट किया हुआ है।
तो इस तरह से इस चैप्टर को आप रीड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पुटअप होते हैं, तो उसके बारे में जैसे मैं एक बार डिस्कस करूँ तो कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिए हुए हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन में मेनली जैसा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, हाउ वॉज द इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील। तो इजिप्ट को रिवर नील के द्वारा कैसे बनाया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो सिविलाइजेशन है वो रिवर नील के आसपास ही है इजिप्ट की। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिवर जो है वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर बह रही है और रिवर नील्स जो है वो सिल्ट और कुछ फर्टाइल जो लैंड है या सॉइल है वो यहाँ पर उनके ग्राउंड एरिया में लेकर आती है और पूरी जो सिविलाइजेशन है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। दस वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि होल इजिप्ट इज़ क्रिएटेड बाय रिवर नील। ऐसे सेकंड क्वेश्चन बनाए कि जो लीबियन डिजर्ट और वैली ऑफ नील है उसके बीच में मेजर डिफरेंस का कारण क्या है, तो वाटर है सिंपली, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ डज़ वाटर ऐड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड। तो कंट्री साइड की ब्यूटी को कैसे ऐड करते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि वाटर टैंक्स के आसपास एनिमल्स अपनी प्यास को बुझाते हैं। नेचुरल सीन्स लाइक सनसेट, सनराइज, इनको ऊपर से देखना काफ़ी अच्छा होता है और या काफ़ी सुंदर लगता है। और ऊपर से जब देखते हैं तो ये वाटर जो टैंक्स होते हैं दे आर लुकिंग लाइक द आइज़ ऑफ लैंडस्केप। तो दिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वाटर जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह से लिखा है, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। तो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में वाटर का रोल क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ राइस ग्रोन इन water tanks mostly with the help of water tanks, so they play an important role in the Indian agriculture. ऐसे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। तो रिवर वाटर के द्वारा जो सिल्ट फॉर्मेशन है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि छोटे और बड़े पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के फ्लो के साथ लेकर जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। इसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के प्रोसेस के सक्सेसिव स्टेप्स क्या है, तो अभी मैंने बताया था, स्लोप ऑफ लैंड, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, अब्सेंस ऑफ एनी चेक, और कॉमन सेंस को भी आप कर सकते हैं कि लोगों में सेंस की कमी होना। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी में है कि वाटर को, जैसे सिंपली इसमें लिखा है, व्हाई डज़ द वाटर कंपेयर विद द एलिक्जर। तो पानी की जो कंपेरिजन है, तुलना है, वो एलिक्जर से क्यों की गई है, तो जो रियल एलिक्जर होता है उसको इमोर्टल माना जाता है। तो ठीक वैसे ही लाइफ के लिए पानी जो है वो ज़रूरी है। तो जब तक हम रहते हैं तो हमारे जीवन के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। नो पॉसिबल, आई मीन नो एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल विदाउट। तो ये जो यूजेस हमने पढ़े हैं एनिमल्स के लिए, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे। हालांकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं ऐसे सेम ही। वाई इज़ द वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के लिए वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी क्यों है, तो हम समझ सकते हैं कि कंट्री लाइक इंडिया, कि भारत जैसे देश में वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज आवर मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फुली डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल, डिपेंड ऑन रेन। सो वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी। विदाउट वाटर नो सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी, आई मीन नो बेनिफिट्स वी कैन गेट। ऐसे ही थर्ड है, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। तो इस बात को आपको ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, तो सबके लिए ही ज़रूरी है। तो जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था लॉन्ग आंसर टाइप में, उसका और उसका आंसर दोनों का सेम सा होगा, सेम डिटेल्स होंगी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है, व्हाट आर द मेजर यूजेज ऑफ वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न एज के डेवलपमेंट के लिए वाटर के क्या क्या यूजेज हैं। तो हम मॉडर्न यूजेज में इनको करेंगे, इंटरनल वाटरवेज को डेवलप करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको डेवलप करना, और इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, रूरल ब्यूटी को बढ़ाना। ये सब जो है वो मॉडर्न एजेस के बेनिफिट्स या इसके यूजेज हैं। तो इन दोनों को आप अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है वाटर, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।